जीएस के जो डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स हैं उनके बीच प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। आप पहले से ही प्राथमिकताओं का निर्धारण कर लेते हैं तो आप देखोगे कि ये जो आने वाले 2 महीनों की जर्नी है ये आपके लिए काफी सरल हो जाती है। आपको अपना धैर्य नहीं खोना है। ठीक है, अभी कुछ दिन शेष है, ये दिन बड़े ही विशेष हैं। नमस्कार दर्शकों, विजन आईएएस हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 16 जून को होने वाली प्रारंभिक परीक्षा के संदर्भ में पर्यावरण विषय को लेकर आपको क्या क्या चुनौतियां आ सकती हैं। और हमारे सभी प्रश्नों का जवाब देने के लिए और हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं विजन आईएएस से सीनियर फैकल्टी सोना मैम। मैम स्वागत है आप। धन्यवाद सौरभ। मैम मैं हमारे डिस्कशन को शुरू करूं तो 16 जून को अभी जो परीक्षा होने वाली है उसमें स्टूडेंट्स को अब आने वाले समय में क्या क्या चुनौतियां आ सकती हैं उनके बारे में हमें बताइए। बिल्कुल सौरभ, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि कितने संयोग की बात है कि आज जब हम इस टॉपिक पर बात कर रहे हैं तो आज भी 16 तारीख ही है और आज से मात्र 2 महीने बचे हैं जब बच्चे वास्तव में परीक्षा के लिए बैठेंगे। तो अगर इस संदर्भ में मैं उन चुनौतियों की बात करना चाहूँ जो एक स्टूडेंट अपने इर्द गिर्द महसूस कर पाता है, तो उसमें सबसे पहले ये है कि क्या पढ़ा जाए और क्या छोड़ा जाए, प्राथमिकता कैसे निर्धारित की जाए और किस किस के बीच, जीएस के बीच और सीसेट के बीच प्राथमिकता क्या होनी चाहिए। जीएस के जो डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स हैं उनके बीच प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, है ना। तो एक तो ये सारे मुद्दे हैं जो स्टूडेंट को परेशान करते हैं। इसके अलावा बहुत कुछ पढ़ा है, बहुत कुछ पढ़ना बाकी है, तो रिवीजन स्ट्रेटजी हमारी क्या होनी चाहिए और इफेक्टिवली हम रिवीजन कर पाएं, एग्जाम में अच्छा हम परफॉर्म कर पाएं। इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमें अपना टाइम कैसे मैनेज करना चाहिए, ये भी एक बड़ा इशू रहता है। साथ ही मैं कुछ अनौपचारिक तरह की बच्चों की प्रॉब्लम बताना चाहूंगी जो मैंने अनुभव की है। आज के समय में सौरभ आप भी जानते हैं कि एक जो है नया ट्रेंड है कि बच्चे लाइब्रेरीज में जाकर पढ़ रहे हैं। तो लाइब्रेरी में जाकर आप पढ़ते हो, आपने देखा कि अरे आपके जो बगल में विद्यार्थी बैठा है वो किसी दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट की या किसी दूसरे नाम से कोई मैगजीन पढ़ रही है या पढ़ रहा है। तो सबसे ज्यादा तो हमें फिर डर लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो मैं पढ़ रहा हूँ वो पर्याप्त नहीं है ना, कुछ इसके बाहर है जो दूसरे जो पत्रिका है या जो दूसरा मटेरियल है उसमें है। तो बच्चों में भटकाव भी बहुत आता है और ये एक ऐसी समस्या है जिसे खुद एक विद्यार्थी नहीं अनुभव कर पाता है। और इसी के साथ अलग अलग तरह के मानसिक दबाव। आज ही सौरभ रिजल्ट आया है, आप देखोगे सोशल मीडिया पर आज के समय में यूपीएससी रिजल्ट की धूम रहती है। अलग अलग तरह से आप देखोगे मुख्यतः वो विद्यार्थी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करेंगे जो सेकंड या थर्ड या फोर्थ अटेम्प्ट में है, क्योंकि वो परीक्षा के दौर से गुजर रहे हैं। नातेदार रिश्तेदार फोन करेंगे, है ना, फोन पे उनसे पूछा जाएगा कि आपका रिजल्ट रहा या नहीं रहा। तो ये सारी चीजें बच्चों पर एड ऑन प्रेशर क्रिएट करने का काम करती हैं। तो एक तो उनकी पढ़ाई को लेकर जो चिंताएं हैं वो तो हैं ही, और साथ ही जो भटकाव और ये दबाव है, ये सारी ही चीजें हैं जो बच्चों को एग्जाम से पहले काफी परेशान करती हैं। अच्छा, हम जो ये चुनौतियां हैं इन चुनौतियों से निपटने के लिए विद्यार्थियों को क्या रणनीति अपनानी चाहिए। रणनीति काफी सरल और सहज है सौर। अगर आप पहले से ही प्राथमिकताओं का निर्धारण कर लेते हैं तो आप देखोगे कि ये जो आने वाले 2 महीनों की जर्नी है ये आपके लिए काफी सरल हो जाती है। अब यहाँ पर प्राथमिकता निर्धारण कहने का मेरा तात्पर्य क्या है उसे मैं स्पष्ट करना चाहूंगी। सबसे पहले तो एक बच्चा ये देखे कि ट्रेंड क्या रहा है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इसमें हेल्पफुल हो सकते हैं कि किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज रहा है और प्लस किस सब्जेक्ट में मैं सहज हूँ, मैं कंफर्टेबल हूँ। दोनों का संयोग करके अपने लिए एक ऐसी रणनीति बनाए कि जो अधिकांश आने वाले प्रश्न है वो उसकी पहुंच में हो। ठीक है। दूसरा, करंट अफेयर को बच्चा कैसे डील करेगा, कौन से सोर्सेज रहेंगे जिनको वो फॉलो करेगा, ये सब अगर पहले से ही क्लियर होता है तो हम देखते हैं कि बच्चे का टाइम भी मैनेज हो जाता है और उसकी रिवीजन स्ट्रैटेजी भी अच्छी होती है। यहाँ पर मैं एक जो है सिंपल सा एग्जाम्पल ऐड करना चाहूंगी सौरभ, कि मैंने कुछ बच्चों को देखा है कि वो क्या करते हैं और वो अपने अनुभव भी शेयर करते रहते हैं कि परीक्षा से सिर्फ 5 दिन बचे हैं और वो पूरी स्पेक्ट्रम को पेज 1 से पेज अंतिम तक पढ़ रहे हैं या पूरी लक्ष्मीकांत को पेज 1 से पेज अंतिम तक पढ़ते हैं। ये क्या दिखाता है कि कहीं ना कहीं आपने अपनी स्ट्रैटेजी नहीं बनाई, अपनी प्रायोरिटी निर्धारित नहीं की कि कितना समय किस सब्जेक्ट की कौन सी बुक को दिया जाएगा। और जब ये प्रायोरिटी डिसाइड नहीं होती ना तो बच्चे भटक जाते हैं।
तो सबसे पहले अपनी प्रायोरिटी डिसाइड करो। जिन्होंने कर लिया प्रायोरिटी डिसाइड, बहुत अच्छी बात है, उसी के साथ आप आगे बढ़ो। जिन बच्चों ने अपनी प्राथमिकता का निर्धारण नहीं किया है, आज ही मेरा सुझाव है कि आप अपनी कॉपी, अपनी बुक साइड में रखिए, एक पेन लीजिए, एक ब्लैंक पेज लीजिए और उस पर लिखिए कि आपको कहाँ कितना समय देना है। समय काफी जरूरी है यहाँ पर। तो सबसे पहला काम तो आपको ये करना है। दूसरी चीज, सी सेट को लेकर और जीएस को लेकर बड़े सारे डाउट हैं, और आप जानते हैं सौरभ, मुझे बिल्कुल बताने की जरूरत नहीं है कि आज के समय में सी सेट प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए कितना जरूरी हो चुका है। लेकिन आज भी बच्चे जागरूक नहीं हुए हैं। हमें लगता है कि सी सेट तो हम लास्ट में पढ़कर क्वालिफाई कर ही लेंगे। आज जब हम नहीं पढ़ पा रहे तो हम लास्ट में कैसे पढ़ेंगे, क्योंकि आज से 2, 3, 4 गुना दबाव आने वाले समय में हम पर बनने वाला है। तो समय रहते ही सी सेट की रणनीति बनाओ। आप टेस्ट दो, आइडेंटिफाई करो कि कहाँ आप सी सेट में स्टैंड कर रहे हो। उसी के अनुरूप अगर आपको टेस्ट देकर आपका काम हो जाएगा, या कुछ टॉपिक्स हैं जिनको उठाकर आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन अपने आप को सी सेट को लेकर सहज स्थिति में लेकर जाओ। साथ ही रिवीजन की स्ट्रैटेजी, ये एक पॉइंट है जहां पर बच्चे लैग करते हैं। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था, क्यों जरूरत पड़ी उस विद्यार्थी को लास्ट में जो है लक्ष्मीकांत उठाकर पढ़ने की या स्पेक्ट्रम उठाकर पढ़ने की, जरा सोचिए। उसने नोट्स नहीं बनाए थे बिल्कुल, वो। उनके पास लास्ट टाइम रिवीजन के लिए कोई शॉर्ट मटेरियल था ही जी नहीं। मैम। तो जो आज आप पढ़ रहे हो वो सिर्फ आज के लिए ही जरूरी नहीं है, बल्कि जब परीक्षा में 6 दिन बचेंगे, 7 दिन बचेंगे, तब आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी, उस स्ट्रैटेजी के निर्धारण में भी आज किस रणनीति की आप जो है इस रणनीति को फॉलो कर रहे हो, ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। जी तो मैम। शॉर्ट नोट्स बनाइए। क्यूआरएम आपके लिए शॉर्ट नोट्स का काम कर सकते हैं, आपके अपने हैंड रिटन आपके लिए शॉर्ट नोट्स का काम कर सकते हैं, बट वो आपके पास होने होने चाहिए। चाहिए। लास्ट बट नॉट लिस्ट, आपको अपना धैर्य नहीं खोना है। जी मैम। ठीक है, अभी कुछ दिन शेष है, ये दिन बड़े ही विशेष हैं। आपको अपने आत्मबल को बनाकर आगे बढ़ना है। किसी भी तरह के भटकाव से आपको अपने आप को बचाना बचाना है। है। तो ये सारे पहलू हैं, अगर जिन पर थोड़ा भी काम एक विद्यार्थी कर लेता है तो परिणाम उनके लिए जरूर सकारात्मक जी रहेंगे। मैम। हाँ मैम, जैसे स्टूडेंट्स हैं उनको अपनी प्राथमिकता का निर्धारण करना चाहिए, साथ ही उन्हें अपने रिसोर्सेज को भी लिमिट करना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन मैम, अभी आपने जब चुनौतियाँ बताई थी, तो उनमें टाइम मैनेजमेंट का भी एक मुख्य चुनौती बताई थी। जी, उससे कैसे निपटना चाहिए स्टूडेंट्स को? सौरभ, इसका जवाब भी जो अभी मैंने आपको आंसर दिया उसी में था, कि अगर बच्चे प्राथमिकता का निर्धारण कर लेते हैं कि क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, कितना पढ़ना है, तब टाइम मैनेजमेंट का इश्यू आता ही नहीं है। जी मैम। टाइम मैनेजमेंट का इश्यू तब आता है जब हम रैंडमली, जब जो मन कर रहा है उसे उठाकर पढ़ रहे हैं। आज हिस्ट्री पढ़ने का मन किया, थोड़ी देर पढ़ा, अब दूसरा सब्जेक्ट पढ़ने का मन कर रहा है, आधी बुक पढ़ी, छोड़ दी, फिर कोई तीसरा सब्जेक्ट। तो अगर आपकी प्राथमिकता निर्धारण है तो आप देखोगे कि आपका समय प्रबंधन हो जाएगा। रैंडमली ना होकर के ऑर्गेनाइज होने की कोशिश बिल्कुल, करनी बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल। मैम, इसी के साथ में हम ये भी देख रहे हैं कि विगत वर्षों में करंट अफेयर्स का महत्व लगातार परीक्षा में बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल। तो इस करंट अफेयर्स को अब कैसे मैनेज करना चाहिए स्टूडेंट्स को? सबसे पहले तो थोड़ा-सा मैं यहाँ पर बल देना चाहूँगी कि करंट अफेयर का भी ट्रेंड बदला है। करंट अफेयर अपने आप में एक ब्रॉडर टर्म है, डेफिनिटली परीक्षा में पूछा जा रहा है, लेकिन जिन वर्षों में यूपीएससी ने करंट अफेयर को अच्छा खासा वेटेज देना शुरू किया था सौरभ, उन वर्षों में प्रश्न तुलनात्मक रूप से सरल थे और तथ्यात्मक प्रकृति के थे। लेकिन अब प्रश्न ऑब्जर्वेशन आधारित होते जा रहे हैं, जिसमें यूपीएससी ये देखना चाहता है कि आप कितने सक्रिय और सजग तरह के नागरिक हैं। तो सबसे पहले मेरा सुझाव विद्यार्थियों के लिए यही रहेगा कि इसी ढंग से करंट अफेयर को कवर करने की कोशिश जी कीजिए। मैम। दूसरा, करंट अफेयर को लेकर एक बड़ा डाउट रहता है, बार बार बच्चे प्रश्न पूछते रहते हैं कि मासिक पत्रिका को पढ़ा जाए या फिर पीटी 365। तो सबसे पहले मैं क्लियर करना चाहूंगी कि मासिक पत्रिका और पीटी 365 में विषय सामग्री के स्तर पर कोई बड़ा अंतर नहीं है। जो मासिक पत्रिका में जानकारी है उसी को जब हम पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑर्गेनाइज कर देते हैं तो वो है पीटी 365। जी मैम। अब सुझाव काफी साधारण है और मैं बच्चों के विवेकाधिकार पर छोड़ना चाहूंगी कि वो अपने अनुसार सुझाव का अनुसरण करें। सुझाव ये है कि जो बच्चे मासिक पत्रिका को बड़े अच्छे से पढ़ रहे हैं, है ना, हर माह की पत्रिका को पढ़ रहे हैं, 2-3 रिवीजन भी वो कर चुके हैं, उन्होंने अंडरलाइन कर लिया है कि कौन सी सूचना, कौन सा जो मटेरियल का पार्ट है वो प्रीलिम्स के लिए जरूरी है, कौन सा मेंस के लिए जरूरी जी है, मैम। उनके लिए मेरा सुझाव है कि आप मासिक पत्रिका के साथ ही जाएं। लेकिन वो विद्यार्थी जो उतना सीरियसली मंथली मैगजीन को नहीं फॉलो कर पाए,
प्रीलिम्स के लिए क्या जरूरी है, मेंस के लिए क्या जरूरी है, वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाए हैं। उनके लिए फिर सुझाव रहेगा कि आप पीटी 365 के साथ जाओ। जी। तो मटेरियल मोर एंड लेस सेम है, आपका कंफर्ट लेवल है ना, वो मैटर करता है कि कौन से मटेरियल के साथ आप ज्यादा सहज महसूस कर रहे हैं, उसी के साथ आप जाओ। मैम यहाँ पर मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि अभी जो 16 जून का एग्ज़ाम होने वाला है, उस दिन को लेकर के अभ्यर्थियों की क्या रणनीति होनी चाहिए? सौरभ, अगर मैं रणनीति की बात करूं तो सबसे पहले तो जो एग्जाम के दिन की रणनीति है वो सिर्फ एग्जाम दिन तक सीमित नहीं रहती, बल्कि उस दिन क्या रणनीति होगी, कितना सहज आप रहोगे, उसकी तैयारी आज से ही शुरू हो जाती है। जैसे अगर कोई विद्यार्थी अभ्यास दे रहा है तो क्या कर रहा है वो, उसको बेसिकली वही एक्सपोजर मिल रहा है, वही एनवायरनमेंट मिल रहा है, एग्जाम के पैटर्न से वो अलाइन हो पा रहा है। तो वो आप देखोगे एग्जाम के दिन भी अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में ज्यादा सहज महसूस करेगा। जी। दूसरा, ये भी देखा गया है कि परीक्षा से पहले विद्यार्थी रात रात भर जगकर पढ़ने की कोशिश करते हैं। अंतिम समय में क्या होता है कि जब रात में सोना होता है तो वो सो नहीं पाते, और सुबह जल्दी उठकर आपको एक्टिव फील करना है तो आप एक्टिव नहीं फील कर पाते। इसकी मैं एक छोटा-सा अपना अनुभव शेयर करना चाहूँगी सौरभ, कि एक विद्यार्थी रहे जो काफ़ी अच्छे संपर्क में थे। वो विद्यार्थी ऐसे थे जिनका प्रीलिम्स कभी नहीं रुका। उस विद्यार्थी ने आप देखोगे 3 से 4 बार इंटरव्यू तक भी दिया, बट फाइनल उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। जिस उनकी मैं अटेम्प्ट की बात कर रही हूँ वो उनका अंतिम अटेम्प्ट था। आप देखोगे कि वो अंतिम अटेम्प्ट में प्रीलिम्स तक नहीं क्वालीफाई कर पाए। और जब ये खुलासा हुआ कि वो प्रीलिम्स क्यों नहीं क्वालीफाई कर पाए, तो इसके पीछे सिंपल सा कारण था। उन्होंने बताया कि मैम मैं रात रात भर लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ता था, और मुझे लगा कि लास्ट के 1-2 दिन में मैं अपना सोने और उठने का पैटर्न ठीक चेंज कर करूँगा। लूंगा, है जी ना, मैम। अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक के अनुसार चीजों को कर लूंगा। लेकिन अंतिम दिन वो ऐसा करने में असफल रहे, जिसका परिणाम ये रहा कि वो परीक्षा में कंसंट्रेट नहीं कर पाए और अंततः रिजल्ट उनके लिए नेगेटिव रहा। तो ये जो पहले की तैयारी है ये भी काफी महत्वपूर्ण है, और साथ ही लास्ट डे के लिए आप अपने आप को कैसे प्रिपेयर कर रहे हो। आप जो है एग्जाम स्थल तक पहुंचोगे तो आप किस मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का यूज करोगे, सी सेट जीएस के बीच का जो गैप है, उस गैप में आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, किस तरह से आप अपना टाइम जो है वहां पर व्यतीत करना चाहोगे। अगर आप लो एनर्जी फील कर रहे हो तो आप चॉकलेट, मीठा, इस तरह की चीजों की अपने लिए व्यवस्था करके रखोगे। आखिर आपकी रणनीति होगी क्या। तो ये सारे ही पहलू एग्जाम से पहले और एग्जाम के दिन सब मिलकर आपकी रणनीति को निर्धारित करते हैं। मैम इसी तरह का अनुभव करने के लिए विज़न आईएएस द्वारा अभ्यास टेस्ट सीरीज़ जो लॉन्च की गई है, जी तो हमें अभ्यास के बारे में बताइए कि अभ्यास क्या है? जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी सौरभ कि अभ्यास ऑल इंडिया लेवल एक टेस्ट है जो आपको बिल्कुल यूपीएससी जैसा ही अनुभव देता है। क्वेश्चन भी उसी पैटर्न से अलाइन है, और साथ ही स्टूडेंट सैकड़ों छात्रों के बीच में बैठकर एग्जाम भी देता है। तो वो जो एक नर्वसनेस होती है, जो असहजता होती है अंतिम दिन परीक्षा के दिन, उस असहजता को ये कम करता है। और साथ ही ये भी बच्चों को पता चलता है, एक विद्यार्थी को ये भी पता चलता है कि उसके साथ जो और तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं वो उसमें कहाँ स्टैंड कर रहा है। और जैसा कि अभ्यास में डेट्स भी डिसाइड की गई हैं कि आप एक टेस्ट दीजिए, एक बार रिवीजन कीजिए, फिर आपको लगभग लगभग 3 जो सप्ताह है उसका गैप मिलेगा। आप फिर से पूरे सिलेबस को अच्छे से रिवाइज कीजिए, जो आपकी पहले टेस्ट में कमियां रही थी उन कमियों में सुधार कीजिए, और फिर से जो है आप अपना दूसरा अभ्यास टेस्ट दीजिए। फिर आपको लगभग 2 वीक का समय मिलेगा। आपका जो इससे पिछला टेस्ट रहा था उसमें जो कमियां रही थी, जो टॉपिक्स आप अच्छे से नहीं कवर कर पाए, कुछ चीजें आपकी पहुंच से बाहर थी, उनको अच्छे से पढ़िए, कवर कीजिए और तीसरा टेस्ट दीजिए। तो एक बच्चा क्या कर सकता है कि अपनी प्रीलिम्स की जो स्ट्रैटेजी है उसको भी अभ्यास टेस्ट के साथ अलाइन करके अच्छे से अपनी तैयारी को कंप्लीट कर सकता है। मैम अगर मैं पर्यावरण विषय की बात करूँ, तो पिछले कुछ वर्षों का अगर हम ट्रेंड एनालिसिस करते हैं, तो पर्यावरण का महत्व बहुत बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अब भारतीय वन सेवा की भी परीक्षा सिविल सेवा के साथ ही हो रही है। जी, तो पर्यावरण विषय को लेकर के अभ्यर्थियों की क्या रणनीति होनी चाहिए? सबसे पहले तो सौरभ, मैं रणनीति की बात करूं उससे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि पैटर्न क्या रहा है, क्योंकि रणनीति पैटर्न से ही अलाइन होगी। सबसे पहले तो अगर मैं एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस की बात करूं तो उनका नेचर काफी इवॉल्व हुआ है।
क्वेश्चंस में जो बेसिक कंसेप्ट है, अवधारणाएं हैं, वहां से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अच्छा, जो करंट अफेयर है वहां से भी प्रश्न है। साथ ही जो नई चीजें ऐड हुई हैं जिन पर फिलहाल यूपीएससी ज्यादा बल दे रही है, उसमें है कि जहां पर बायोलॉजी और बायोडाइवर्सिटी दोनों मिलते हैं, है ना, इन दोनों का जहां संयोग होता है, उस एरिया से भी काफी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। साथ ही अब यूपीएससी ये चाहती है कि सिर्फ रटकर तैयारी करने वाला अभ्यर्थी ना आए, बल्कि जिसमें ऑब्जर्वेशन है। जैसे कि गिलहरी के बारे में एक प्रश्न पूछा गया कि भारतीय गिलहरियों का कैसा व्यवहार रहता है। तो अगर आपने ध्यान दिया है, कभी आपके पास ऑब्जर्वेशन है, तो आप ऐसे प्रश्न का उत्तर दे देंगे। तो हमने क्या देखा कि जो ऑब्जर्वेशन आधारित प्रश्न है वो भी प्रमुख होते जा रहे हैं, और साथ साथ मानचित्र आधारित प्रश्न, जहां पर आप देखोगे एनवायरमेंट, ज्योग्राफी दोनों मिलते हैं, उस तरह के प्रश्न भी यूपीएससी पूछ रही है। तो मोटा मोटा अगर मैं कहूँ तो ठीक है, कुछ ट्रेडिशनल तरह के क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं, लेकिन उनका वेटेज अब कम हो गया है ना। और जो रैंडम, जो सरप्राइज करने वाले क्वेश्चन हैं, अब वो एनवायरमेंट में हमें ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। जो सरप्राइज वाले क्वेश्चंस हैं, इनको तैयार करने में अभ्यास कैसे हेल्प कर सकता है? सबसे पहले तो ये तैयार ही कैसे किए जा सकते हैं जी मैम। सौरभ, ये जरूरी है। देखिए, अब हो सकता है कि ट्रेंड की जो बात है अभी हमने की, उसको सुनकर कुछ बच्चों को लगे कि बेसिक तो उनको पढ़ने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि उसका उतना भारांश नहीं रहा। लेकिन मैं क्लियर करना चाहूंगी कि बेसिक जो कंसेप्ट्स हैं वो अभी भी आपके लिए पढ़ने जरूरी हैं। इसके पीछे एक दो बहुत साधारण से कारण हैं। सबसे पहले तो जब तक आप बेसिक नहीं पढ़ोगे, तब तक आपको हायर लेवल की चीजें भी समझ में जी नहीं मैम। आएंगी। दूसरा क्या है कि अभी भी प्रत्यक्षतः और अप्रत्यक्षतः कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनको सॉल्व करने में जो आपकी अवधारणात्मक स्पष्टता है वो भूमिका निभाती है। आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाते हो। तो बिल्कुल बेसिक को अच्छे से पढ़िए। उसके साथ जो सरप्राइजिंग नेचर वाले क्वेश्चंस हैं उनको तैयार करने में टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट हो सकती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो सबसे पहले तो विगत वर्षों के प्रश्नों को अच्छे से देखिए, ट्रेंड को पकड़ने की कोशिश कीजिए, और दूसरा टेस्ट दीजिए, क्योंकि टेस्ट मुख्यतः यूपीएससी पैटर्न से ही अलाइन है। तो वहां से भी आपको ऐसे सरप्राइज करने वाले क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप एक तो सरप्राइजेस के प्रति सहज हो जाएंगे, और दूसरा एड ऑन कंटेंट भी मिलेगा। और ये सरप्राइज आपको सबसे अच्छे से दे सकता है अभ्यास, क्योंकि सबसे ज्यादा जो है, अगर कोई टेस्ट, कोई इस तरह का एग्जाम सेटअप बना है जो यूपीएससी से अलाइन है, तो वो है अभ्यास। वहां भी आप सरप्राइज के लिए तैयार होंगे, और काफी सारा कंटेंट या इस तरह के डिफरेंट क्वेश्चन मिलेंगे कि हो सकता है एक दो स्टेटमेंट, कोई डायरेक्ट क्वेश्चन, इनडायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में टकरा जाए और आपको वहां पर प्रत्यक्ष लाभ भी मिल जाए। तो ये यहाँ पर अभ्यास का महत्व हो सकता है। और एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगी सौरभ, कि आज ही रिजल्ट आया है और हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स रहे हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है, और जो टॉप रैंक में जिनका सिलेक्शन हुआ है वो अभ्यास से काफी हद तक लाभान्वित हुए हैं। जी मैम। निश्चित ही मैम, जो अभ्यास है वो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को हेल्प करेगा। बिल्कुल। लेकिन मैम, अगर मैं एक कंसाइज रूप में कुछ टॉपिक्स आप हमारे स्टूडेंट्स को बता दीजिए कि पर्यावरण विषय के लिए उनको किन किन टॉपिक्स को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको ट्रेंड बताया था सौरभ, कि आज के समय में पर्यावरण में कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है ये कह पाना अपने आप में काफी मुश्किल हो गया। बट फिर भी मैं सुझाव देना चाहूंगी कि एक तो बेसिक आप पढ़िए, बेसिक कंसेप्ट, बेसिक टर्मिनोलॉजी आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। प्रदूषण का जो चैप्टर हम पढ़ते हैं, अभी समय जो हम पढ़ते हैं, स्पीसीज जो हम पढ़ते हैं, प्रोटेक्टेड एरिया हम पढ़ते हैं, ऑर्गेनाइजेशन हम पढ़ते हैं, ये सारे ही यूनिट्स एनवायरनमेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं। अब इसमें भी हम प्रायोरिटाइज इस तरह से कर सकते हैं कि चीजों को करंट से लिंक करके देखिए। जैसे COP28 करंट अफेयर में काफी चर्चा में रहा, काफी स्कोप बनता है कि यहाँ से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष ढंग से लिंक करके कोई प्रश्न बना के पूछा जाए। तो उन चीजों को अच्छे से पढ़िए। वो प्रजातियां, वो संरक्षित क्षेत्र जो किसी कारण से करंट अफेयर में अधिक चर्चा में रहे हैं, उनको अच्छे से पढ़कर जो है कवर कीजिए। तो मोटा मोटा पढ़ना आपको सब है, बट चीजों को प्रायोरिटाइज आप करंट से लिंक करके कर सकते हो। निश्चित ही अवधारणात्मक समझ के साथ में करंट अफेयर से जोड़ करके विषय को तैयार करना चाहिए। जी जी। मैम, अब हमारे डिस्कशन को हम एंड की तरफ ले जाते हैं। तो अब क्योंकि बहुत कम समय बचा है परीक्षा के लिए, जी। तो स्टूडेंट्स में कहीं ना कहीं एंजाइटी, अवसाद, तनाव जैसे कुछ मनोवैज्ञानिक समस्याएं या चुनौतियां बच्चों को आ सकती हैं। तो उनको लेकर के आप बच्चों को क्या सुझाव देना चाहेंगे? सबसे पहला तो मेरा सुझाव रहेगा सौरभ, जहां से हमने शुरुआत की थी,
कि अगर आप प्राथमिकता निर्धारण करके, है ना, और सही टाइम टेबल बनाकर सही रणनीति के साथ आप पढ़ते हो, तो आप पाएंगे कि ऐसे विद्यार्थियों में अन्य विद्यार्थियों की तुलना में ये जो अवसाद है, ये जो निराशा का भाव है, ये कम होगा, क्योंकि उनको वो एक अचीवमेंट फील होगी कि गिवन टाइम में उन्होंने वो सब्जेक्ट, वो टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। तो सबसे पहले और प्रमुख तरीका तो यही है। ठीक है। दूसरा, कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे कि जितना भी आप कोशिश करें, एग्जाम है, आप तैयारी कर रहे हैं, आप अपने साल इस तैयारी पर खर्च कर रहे हैं, तो नर्वसनेस बनी रहेगी। तो उस थोड़ी नर्वसनेस के लिए, जो अच्छी भी है, लेकिन अगर वो टाइम टू टाइम ज्यादा होती है, तो क्या किया जा सकता है? सबसे पहले तो आपके पास एक अच्छा पीयर ग्रुप होना चाहिए जिसकी हेल्प आप ले पाए। जी मैम। आप फैमिली सपोर्ट अगर आपके पास है, तो उसके बेनिफिट को भी तलाश सकते हैं। और साथ ही जो है, आप योगा और मेडिटेशन जैसे जो तरीके हैं, उनका सहारा भी ले ले सकते हैं। और अंत में, अगर फिर भी आपको अपनी इस तैयारी की जर्नी जो पूरी है उसमें लगे कि नहीं, आप डीमोटिवेटेड फील कर रहे हैं, असहज फील कर रहे हैं, तो विजन आईएएस हमेशा आपकी मदद के लिए तैयार है। आपको पता है सौरभ, मेंटरिंग फैसिलिटी हम देते हैं, जी मैम। जिसके माध्यम से कोई भी विद्यार्थी जो है अपने आत्मबल को, अपने प्रोत्साहन स्तर को आसानी से बनाए रख सकता हाँ मैम, अगर किसी स्टूडेंट्स को अपनी रणनीति बनाने में भी चुनौती आ रही है, तो वो भी मेंटरिंग का हेल्प ले सकते है। हैं। मैम, अंत में अगर हमारे स्टूडेंट्स को कुछ मोटिवेट करने के लिए अगर आप कुछ कह पाएँ तो वो ज़रूरी है। हाँ, बिल्कुल सौरभ, मैं स्वामी विवेकानंद जी की जो एक काफी प्रसिद्ध पंक्ति है उसका इस्तेमाल करना चाहूंगी। अंत में मैं सिर्फ इतना कहूंगी, उठो, जागो और आगे बढ़ो। तब तक नहीं रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना नहीं हो है। जाए। मैम, हमारे सभी प्रश्नों का जवाब देने के लिए धन्यवाद। साथ ही मैं भी कुछ पंक्तियाँ आपको बताना चाहूँगा। आप जब भी कभी निराश हों तो इन पंक्तियों को दोहरा सकते हैं। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो। जग में रहकर कुछ नाम करो, यह जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो इसे यह व्यर्थ न हो। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो। इन्हीं पंक्तियों के साथ हम इस डिस्कशन को आज एंड करते हैं। आप इसी तरीके से विजन आईए से जुड़े रहिए, हम नए नए डिस्कशन आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।